नमस्कार सभी लोगों के बार फिर से हमारे YouTube चैनल वायरल दीपक सर में। तो इससे पहले वाला क्लास में हम आप लोग को न आनुवांशिकता तथा जैव विकास जो बता रहे थे, विभिन्नताएं का परिभाषा था, पैतृक गुण था, आनुवांशिक गुण था, जीनोटाइप, जेनेटिक्स, फेनोटाइप, प्रथम संतति था, जनक पीढ़ी। आखिर प्रथम संतति या जनक पीढ़ी को हम लोग जो है संकर नस्ल कहते हैं। और जो ग्रेगर जो मेंडल साहब थे, इन्होंने साधारण मटर के पौधे पे जो थे इन्होंने प्रयोग किए थे। तो वो जो है संक्षेप में फिर से आपको हम बताते हुए फिर से आगे को बढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले विभिन्नताएं था, तो जब एक ही जनक से उत्पन्न संतान में हम लोग जब अवलोकन करते हैं ना, तो कुछ न कुछ उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। इसी अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। इसी अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं इज टू टाइप। विभिन्नताएं दो प्रकार के, एक आपका जननिक विभिन्नताएं होता है, दूसरा क्या होता है कायिक विभिन्नताएं। जननिक विभिन्नताएं और कायिक विभिन्नताएं। तो जननिक विभिन्नताएं क्या होता है, मतलब जन्म से ही शरीर में जो कुछ न कुछ अंतर होती है, इसी को कहते हैं, इसी अंतर को जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। अब क्या कायिक विभिन्नताएं में या वैसी भिन्नताएं या वैसा अंतर जिसमें ज्यादा कोई हाथ पैर उपयोग करने से उसमें कुछ अंतर होता है, या वातावरण के कारण या मौसम के प्रभाव हो या खान पान के कारण जो इसमें कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, इसी अंतर को न क्या कहते हैं कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। कौन विभिन्नताएं? कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। कायिक विभिन्नताएं के बाद आप लोग जो है जननिक विभिन्नताएं कंप्लीट। कायिक विभिन्नताएं आपका भी क्या होगा कंप्लीट। और आपको भी बताए थे आनुवांशिक गुण। कौन गुण? आनुवांशिक गुण। मतलब प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, वो जाता है, संचरण करता है ना संतानों में। तो ऐसे गुण को ना आनुवांशिक गुण कहते हैं। कुछ न कुछ जो गुण है ना माता पिता से संतानों में क्या होते हैं, संतरित होते हैं। तो इसी गुण को ना कहते हैं आनुवांशिक गुण कहते हैं या पैतृक गुण कहते हैं। कौन गुण? पैतृक गुण कहते हैं। अब देखिए पैतृक गुण के अंतर्गत ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो मूल लक्षण का संचरण, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मतलब माता पिता से बच्चे में जो गुण जाएगा ना, मूल गुण जो जाएगा, इस मूल गुण का संचरण, इसको आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब जो मूल गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा, संचरण करेगा। इसी संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। अब हम लोग जो आनुवांशिकता और जो विभिन्नता, आनुवांशिकता और जो विभिन्नताएं हैं, जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता और जो विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं ना, इससे क्या कहते हैं, इसको हम लोग आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब देखिए कोई भी जीव है, सब जीव का जो शरीर है वो जीन से बना हुआ है, और यह जीन की कुछ न कुछ संरचनाएं जरूर होगी। तो इसी संरचना को न जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। इसी संरचना को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है, सभी का शरीर जो है वो जीन से ही बना हुआ है, जीन से ही बना हुआ। अब यह जीन की संरचना कुछ न कुछ जरूर होगा। तो इसी जो जीन की जो संरचना, इस संरचना को ना कहते हैं जीनोटाइप।
जीनोटाइप, या कहते हैं जीन प्ररूप कहते हैं, या जीन प्ररूप कहते हैं। अब क्या होता है कि वातावरण के कारण हो या जीन के कारण, वातावरण के कारण हो या जीन के कारण, हमें जो स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई देगा जीवों में, या तो वो हो जीन के कारण, क्रोमोसोम का ये, जीन का ये, गुणसूत्र का ये, डीएनए का ये, सब क्या एक ही है, या तो परिवर्तन हो जीन के कारण या वातावरण के प्रभाव के कारण, हमें जो लक्षण दिखाई स्पष्ट रूप से, तो इसी लक्षण को न लक्षण प्ररूप कहते हैं या फेनोटाइप कहते हैं। मतलब सजीव के शरीर में जीन के कारण या वातावरण के कारण, उनमें जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा लक्षण, इसी को न हम लोग कहते हैं फेनोटाइप या लक्षण प्ररूप कहते हैं, फेनोटाइप या लक्षण प्ररूप कहते हैं। अब आपको ठीक है, मेंडल साहब को जो आनुवंशिकता का नियम है, आनुवंशिकी पिता, देखिए ग्रेगर जो मेंडल साहब जो थे, इन्होंने ऑस्ट्रिया देश के न एक मठ के एक पादरी थे, इसको मत माना गया था, इसे बनाया गया था। तो यही जो सज्जन थे ग्रेगर जो मेंडल साहब ने ही आनुवंशिकी की खोज किए हैं, सर्वप्रथम यही नींव डाले हैं, इसलिए इसको न आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। मतलब ग्रेगर जो मेंडल साहब ने ही आनुवंशिकी की नींव डाली है, खोज की है, इसलिए इसको आनुवंशिकता का पिता कहते हैं, आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। अब जो ग्रेगर जो मेंडल खोज तो कर दिए थे, लेकिन 34 वर्ष तक, कितने वर्ष तक जो था, 34 वर्ष तक इनके प्रयोग पे किसी वैज्ञानिक ने देखे उखे नहीं, इनको मान्यता नहीं मिला। मतलब प्रयोग के 34 वर्ष बाद, प्रयोग के 34 वर्ष बाद, मतलब मृत्यु के पश्चात सन 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में इन्हें क्या हुआ, मान्यता मिला आनुवंशिकता के नियम को, आनुवंशिकता का। तो ग्रेगर जो मेंडल साहब जो थे, इन्होंने बगीचे में उगने वाले, खेतों में उगने वाले साधारण मटर के पौधे पर इन्होंने क्या प्रयोग किए थे। जब ये मटर के पौधे एकत्रित कर रहे थे, इन्होंने लंबा पौधा भी लिए थे, बौना पौधा भी, गोलाकार भी, हरा भी, झुर्रीदार भी, पीला बीज भी लिए थे। ग्रेगर जो ना मेंडल साहब जब ये बोले, मतलब ये जुगाड़ कर रहे थे कि हम जो है मटर के पौधे पे न, मटर के पौधे पर हम प्रयोग करेंगे, इन्होंने बौना पौधा वाला, बौना पौधा, लंबा पौधा, गोलाकार था, झुर्रीदार था, हरा था, पीला था, इन्होंने सबको एकत्रित किए। लेकिन सबसे पहले जो थे, इन्होंने लंबा पौधा लिए थे और बौना पौधा लिए थे। तो बौना पौधा, जब लंबा पौधा लिए थे और बौना पौधा लिए थे, लंबा पौधा को जो था इन्होंने सूचित किया कैपिटल टी से, और बौना पौधा को स्मॉल टी से। तो बौना पौधा में जो फूल था, सब फूल को खोल खोल के ना, उनसे पुंकेसर को निकाल दिए, निकाल के फेंक दिए हैं। बौना पौधा जो था, बौना पौधा के फूल से पुंकेसर को गायब कर दिए, पुंकेसर को निकाल दिए, ताकि उसमें स्वपरागन ना हो सके, स्वपरागन ना हो सके। जब इस दोनों को फिर लंबे पौधे में से पराग कोश से पराग कण निकाल कर, लंबे पौधे के पराग कोश से पराग कण निकाल कर बौने पौधे के पुष्प के वर्तिकाल पे डाल दिया। जब दोनों में आपस में निषेचन हुआ, तो इस दोनों पौधों को ना ग्रेगर जो मेंडल साहब बोले हैं जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी बोले हैं। और जनक पीढ़ी को जो सूचित थे
वो किए थे पी से। जनक पीढ़ी को सूचित किए थे पी से। जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, इन्होंने जनक पीढ़ी को सूचित किए थे पी से। कैसे? पी से सूचित किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे, जनक पीढ़ी को सूचित किए पी से। अब जनक पीढ़ी द्वारा उत्पन्न संतान, मतलब नया बीज को, जनक पीढ़ी द्वारा उत्पन्न संतान, नया बीज को ना बोला है कि प्रथम संतति। कौन संतति? प्रथम संतति बोले। कौन संतति? प्रथम संतति। और प्रथम संतति जो सूचित है वो किए F1 से। प्रथम संतति को सूचित F1 से किए हैं। प्रथम संतति को सूचित F1 से किया। और जनक पीढ़ी के द्वारा उत्पन्न नए बीज, जनक पीढ़ी के द्वारा उत्पन्न नए बीज जो थे न, यह केवल ही केवल कैपिटल टी, मतलब इनसे जो प्राप्त हुआ बीज वो केवल क्या थे? लंबे पौधे वाला ही था। लंबे पौधा वाला ही था। यह किसका प्रभाव था? तो कैपिटल का मतलब लंबे वाला प्रभाव था। तो पर इसको घन है, इस प्रभाव को ना कहते हैं प्रभाव, कहते हैं प्रभाव। या जिसका प्रभाव था, ठीक है, प्रभाव या डोमिनेंट कहते हैं, या डोमिनेंट कहते हैं। मतलब लंबे वाला पौधा का प्रभाव था, मतलब जनक पीढ़ी से उत्पन्न जो बीज था ना वो केवल ही केवल लंबे हुए थे। जनक पीढ़ी के द्वारा उत्पन्न जो बीज हुआ था केवल इनका क्या होते? लंबे होते। इनका प्रभाव था जो था प्रभाव, जिसको प्रभाव कहते हैं, या इसी को डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट। अब जो था बौना पौधा, ये क्या था? इसका कोई प्रभाव ही नहीं था। क्या बौना बीज तक उगाया नहीं, इसको वह प्रभाव होते हैं, वह प्रभावी, वह प्रभावी, वह प्रभावी या रिसेसिव कहते हैं। रिसेसिव कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। और जो प्रथम संतति को, प्रथम संतति को ना कहते हैं संकर नस्ल कहते हैं, संकर नस्ल कहते हैं। जो आपका प्रथम संतति है इसको कहा संकर नस्ल। इसको संकर नस्ल कहा कि प्रथम संतति में क्या था? दोनों गुण मौजूद था। दोनों गुण कहने का मतलब लंबापन भी था और बौनापन भी था। लंबापन भी था और बौनापन भी था। मतलब प्रथम संतति को यदि कहा जाए संकर नस्ल काहे कहा? संकर नस्ल इसको इसलिए कहा कि प्रथम संतति में जो था ना, ये क्या था? दोनों गुण मौजूद था। कौन गुण? दोनों गुण, मतलब लंबेपन भी और बौनेपन भी मौजूद था। लंबेपन भी और बौनेपन भी मौजूद था। अब देखिए आपको इससे फिर इसके बाद आप लोग को बताते हैं प्रथम संतति के बाद। देखिए F1 पीढ़ी के पौधों का जब आपस में प्रजनन कराया गया, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग दिखाते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों को जब आपस में प्रजनन कराया गया, तब अगली पीढ़ी F2 के पौधों में लंबे और बौने पौधों का अनुपात। देखिए जब F1 था ना, F1 के पीढ़ी जब आपस में क्या कराया? प्रजनन कराया। F1 पीढ़ी के पौधों को जब आपस में कराया प्रजनन, तब इनसे प्राप्त जो बीज था वो 3:1 था। 3:1 था। मतलब बात किया जब 100% का तो 75:25 था। 75:25 था। मतलब जो F1 जो हुआ था ना प्रथम संतति, और प्रथम संतति को ही आपस में जब करवाया गया, जनन करवाया गया, प्रजनन करवाया गया, तो इनसे जो था प्राप्त बीज वो 3:1, मतलब 3 गो था लंबा, एक था बौना। 3 गो था लंबा, एक था बौना। यदि बात किया जाए 100% का तो 75% लंबा और 25% क्या था? बौना पौधा हुए। कब? जब F1 पीढ़ी को आपस में
जनन प्रजनन कराया गया तब। अब आगे देखिएगा, हो गया बोला 75% पौधे लंबे तथा 25% पौधे बौने हुए। लंबे 25% पौधे शुद्ध लंबे डबल कैपिटल टी तथा शेष संकर नस्ल के लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हुए प्राप्त। अर्थात संकर नस्ल के लंबे पौधे के प्रभावी गुण टी तथा अप्रभावी गुण स्मॉल टी के मिश्रण थे। स्मॉल टी क्या मतलब द्विसंकर या संकर नस्ल कहिए। अब देखिए, इस आधार पर F2 पीढ़ी के पौधे के अनुपात, यदि बात किए इस आधार पर जो है F2 पीढ़ी के 1:2:1 है, 1:2:1 है। अर्थात कहने का मतलब कि देखिए डबल कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी, स्मॉल टी और जो आपका एक अगला टी है डबल स्मॉल टी। डबल मतलब क्या दोनों लंबे है, मतलब एक हुआ। यहाँ देखिए कैपिटल टी भी है, हाँ स्मॉल टी भी है, दूगो ये दोनों क्या है स्मॉल ही है। मतलब क्या अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। अब देखिए यानी 1 भाग शुद्ध लंबे पौधे, 2 भाग संकर नस्ल के लंबे पौधे तथा 1 भाग शुद्ध बौने पौधे से दर्शाया गया 3:1 के अनुपात को। मतलब जो 3:1, 3:1 है, 3:1 है, इसको कहिए लक्षण प्ररूपी अनुपात। 3:1 को न 3:1 को लक्षण प्ररूपी अनुपात, लक्षण प्ररूपी अनुपात 3:1 को लक्षण प्ररूपी अनुपात कहा गया। 3:1 को लक्षण प्ररूपी अनुपात कहा गया। अब यदि बात किया जाए कि 1:2:1 को 1:2:1 को इसको कह दिया है जीन प्ररूपी अनुपात। इसको कह दिया जीन प्ररूपी अनुपात कह दिया। क्या कह दिया जीन प्ररूपी अनुपात। मतलब देखिए 3:1 को लक्षण प्ररूपी अनुपात कह दिया है, लक्षण प्ररूपी अनुपात कह दिया। और यदि वही बात किया जाए 1:2:1 को इसको कह दिया है जीन प्ररूपी अनुपात। जीन प्ररूपी अनुपात कहा गया। मतलब ये 3:1 को लक्षण प्ररूपी अनुपात कहा है, 3:1 को लक्षण प्ररूपी अनुपात कहा है। यदि बात किया जाए 1:2:1 को जीन प्ररूपी अनुपात कहा गया, जीन प्ररूपी अनुपात कहा गया। अब के इसी में मेंडल के इस प्रयोग को एक संकर संकरण कहा जाता है। मेंडल साहब जो प्रयोग कहते ना भी, ये जो प्रयोग कहते हैं इस प्रयोग को ना एक संकर संकरण कहा जाता है, एक संकर संकरण कहा जाता है इस प्रयोग के। है कि इस प्रयोग में क्या था, इस प्रयोग में जो था एक के जोड़ा विपरीत गुण वाला था, एक के जोड़ा विपरीत गुण, मतलब वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी इस प्रयोग में था। और क्या इस प्रयोग से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि वह प्रभावी गुण में ना तो कोई बदलाव आता है और ना ही ऐसा गुण लुप्त होता है। मतलब मेंडल साहब जो प्रयोग के थे ना, देखे थे तो जो था ना बौनापन, कौन पन बौनापन में नहीं तो कोई बदलाव हुआ था और ना ही कोई गुण लुप्त हुआ था। मेंडल साहब जब ये प्रयोग किए थे तो बौनापन वाला में क्या था, नहीं तो कुछ
विलुप्त हुआ और न ही कुछ बदलाव आया, और न ही ऐसा गुण लुप्त होता है। संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते हैं। जो संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते हैं। संकर नस्ल के जो पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण क्या होते हैं? साथ साथ हैं, परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। मतलब पहला वाला दोनों साथ था, जब आगे आया ना दोनों क्या गया? दोनों अलग अलग हो गया। यार नहीं हुआ था अलग अलग, लंबा अलग था, बौना अलग था, लंबा अलग था, बौना अलग था, दोनों अलग अलग हुआ, दोनों अलग अलग हो गया, हो गया दोनों अलग अलग। तो यह निष्कर्ष जो दोनों अलग अलग हो गया है, यह जो निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष को ना मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। जो दोनों गुण अलग अलग हो गया है, लंबापन भी अलग हो गया और बौनापन भी अलग हो गया, जो अलग अलग हो गया ना, तो इसी निष्कर्ष को ना मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं, या पृथक्करण का नियम कहलाता है, या पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब जब हम आप लोग से आगे मिलेंगे तो आगे और ढेर सारी बातें होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।